वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कुछ दिन पहले मुझे एक केस के बारे में पता चला। 1989 का वो केस था और सबसे बड़ी बात महर्षि मनु के ऊपर वो केस था। तो जब मैंने इस केस से रिलेटेड बुक पढ़नी शुरू करी तो मुझे इस केस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा और मुझे लगा कि ये केस मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और इस बुक को भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो खास तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो 2 से 4 पार्ट में होगी तो इसे पूरी ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले इस केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1989 का एक केस था जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट में महाराज मनु की एक मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को हटाने के लिए वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू करा। वहां के लोगों ने नहीं, एक खास वर्ग के लोगों ने विरोध करना शुरू करा कि ये व्यक्ति जातिवादी व्यक्ति था या दूसरों का शोषण करने वाला व्यक्ति था, हम इसकी मूर्ति यहाँ पर नहीं लगने दे सकते। ठीक है, तो उन्होंने इसके विद्रोह में एक याचिका कोर्ट में दायर करी और बोला कि महर्षि मनु की ये जो मूर्ति यहाँ पर है कृपया करके इसे हटाइए, यह एक जातिवादी व्यक्ति था। लेकिन जब इसका पता दूसरे लोगों को पता चला और खासकर आर्य समाज के लोगों में धर्मपाल आर्य साहब को पता लगा तो उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के साथ मिलकर एक याचिका अपनी तरफ से कोर्ट में डाल दी कि महर्षि मनु कोई भी जातिवादी व्यक्ति नहीं थे। अगर आपको महर्षि मनु से कोई प्रॉब्लम है तो आइए कोर्ट में और उन्हें जातिवादी सिद्ध करके दिखाइए या फिर गलत साबित करके दिखाइए। एंड गेस व्हाट, ये केस धर्मपाल आर्य यानी हमारे महर्षि मनु जीत गए और वो मूर्ति आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट परिसर में लगी हुई है। तो मैं इसी से रिलेटेड आपको ये बुक पढ़वाना चाहता हूँ क्योंकि ये बुक खुद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने लिखी है जो ये केस उस समय लड़ रहे थे। तो चलो इस बुक के बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। प्रकाशक की ओर से 2 शब्द। मनु के अवांछित विरोध के फलस्वरूप ये डेट लिखी हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर परिसर में स्थापित महर्षि मनु की प्रतिमा को हटाने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सर्वसम्मति से पारित हो गया। जब यह बात चर्चा में आई तब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की प्रेरणा व तैयारी से मैंने एक समादेश याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत करके उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उस समादेश के याचिका के समर्थन में मैंने 15 बातें यानी कि तर्क के रूप में न्यायालय के समक्ष रखी, या यूं कहिए कि पूरी समादेश याचिका पर 15 बातों पर आधारित करके प्रार्थना की गई थी। महर्षि मनु की स्थापित प्रतिमा को निर्धारित स्थान से अन्यथा ना हटाया जाए यानी बेवजह ना हटाया जाए, और वो 15 बातें कुछ इस तरीके से थी। पहला, सर्वप्रथम और सर्वोपरि धर्मशास्त्र के प्रेरणता महर्षि मनु थे। दूसरी, धार्मिक गुरु एवं धर्म प्रवक्ता थे। तीसरा, आर्य समाज का विशिष्ट धर्म ग्रंथ मनुस्मृति है। चौथा, प्रथम विधि प्रेरणता। पांचवा, आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में मनु और मनुस्मृति सर्वाधिक प्रमाणिक। पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय में मनु की प्रतीक प्रतिमा। छठा, मनु की विदेशों में मान्यता। सातवां, मनु मानव सृष्टि के आदि जनक है। आठवां, मनु की वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप। नौवां, मनु के मत में शूद्र अस्पर्श नहीं है। 10वां, मनु की दंड व्यवस्था शूद्र विरोधी नहीं है। 11वां, वर्ण परिवर्तन के ऐतिहासिक उदाहरण और प्रमाण। 12वां, आधुनिक काल में मनु व्यवस्था के अनुसार वर्ण परिवर्तन। 13वां, मनुस्मृति में प्रक्षेप। और 14वां, मनुस्मृति के प्रक्षेपों पर शोध कार्य। यहाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से 15 बोल दिया लेकिन यहाँ पर 14 बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी बात को रखने के लिए न्यायालय के मुझ याचिकाकर्ता को भी बुलाया। समय कम दिया था, अतः मैंने मनु की मूर्ति को प्रतिवाद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय से पूछा, यानी कि धर्मपाल आर्य साहब ने पूछा। मैंने अपनी याचिका में 15 बातों को आधार बनाया। यदि आप इन 15 बातों में जिन किसी भी 3 बातों को सबसे कमजोर समझते हैं उन्हें आप बता दें। यही 3 बातें मेरा आधार होगी, मैं उन्हीं पर बोलूंगा। शेष बातें फिलहाल समय अभाव यानी कि समय के कम होने के कारण छोड़ देते हैं। बात तो बड़ी अटपटी सी लगी कि कोई व्यक्ति प्रतिपक्षी यानी अपने विरोधी से अधिवक्ता से ही पूछे कि मेरे पक्ष की 14 में से सबसे कमजोर कोई भी 3 बात बता दे, वही मेरा आधार होगी। लेकिन प्रतिवादी वरिष्ठ अधिवक्ता ना बता सके, यानी जो उनके विद्रोह में थे, विरोध में थे, वो ना बता सके। उनका उत्तर ना आते देख मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण पीठ ने आदेश दिया कि मैं अपने समर्थन में कही गई सभी 14 आधारभूत बातों का खुलासा करके न्यायालय के समक्ष रखूं। यानी जब दूसरे लोगों का जवाब नहीं आया उनकी 3 बातों को समक्ष रखने का, तो वहां के जो वकील थे उन्होंने कहा कि आप हमें 14 की 14 बातें सुनाइए। ठीक है, न्यायालय के समक्ष रखूं। मैंने वही किया। लगभग पूरे 3 दिन का समय लगा। पूर्ण पीठ ने सभी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। उत्तर देने के लिए सब प्रतिवादी वरिष्ठ अधिवक्ता का क्रम आया
तो वो अपना पक्ष न रखकर बगले झांकने लगे। न्यायालय की कार्यवाही का रिकॉर्ड बताता है लगभग 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी मनु का प्रतिवाद कर रहे पक्ष की ओर से जवाब देने का साहस अधिवक्तागण नहीं जुटा पाए। यानी 20 मिनट बीत चुके थे और जिन्होंने ये याचिका दायर करी थी कि यहाँ पर महर्षि मनु की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, वो इस पर कुछ बोल ही नहीं सके। अंत में न्यायालय ने एक अंतिम आदेश पारित करके मनु की मूर्ति को न्यायालय परिसर में अन्यथा स्थानांतरित करके संबंधित ये डेटा के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। यानी कि रोक लगा दी कि ये मूर्ति नहीं बदली जाएगी। नतीजन आज भी महर्षि मनु की प्रतिमा वहीं पर है। दरअसल जिस प्रकार बिना सोचे समझे वह एवं अन्य किसी कारण से मनु पर भांति भांति के निराधार आरोप लगाकर उनकी मूर्ति को हटाने का दुष्प्रयास किया गया था, वह अत्यंत निंदनीय है। महापुरुषों पर किए गए ऐसे राजनीतिक प्रेरित हमलों से सुधी पाठगण सावधान हो सके, यही इस लघु पुस्तिका का उद्देश्य है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने पूरे प्रकरण पर अत्यंत जागरूकता से कार्य किया, अतः वह निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं। ये हमारे धर्मपाल आर्य साहब ने लिखा था, जिन्होंने सुरेंद्र कुमार साहब की मदद से यह केस लड़ा था। आवश्यक निवेदन। आजकल हवा में एक शब्द उछाल दिया गया है, मनुवाद, किंतु इसका अर्थ नहीं बताया गया। इसका प्रयोग भी उतना ही अस्पष्ट और लचीला है जितना राजनीतिक शब्दों का। मनुस्मृति के निष्कर्ष के अनुसार मनुवाद का सही अर्थ है गुण कर्म योग्यता के श्रेष्ठ मूल्यों के महत्व पर आधारित विचारधारा, और तब अगुण अकर्म अयोग्यता के अश्रेष्ठ मूल्यों पर आधारित विचारधारा को कहा जाएगा गैर मनुवाद। अंग्रेज आलोचकों से लेकर आज तक के मनु विरोधियों भारतीय लेखकों ने मनु और मनुस्मृति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वही एकांगी विक्रय भयावह और पूर्वाग्रह युक्त है। उन्होंने सुंदर पक्ष की सर्वथा उपेक्षा करके असुंदर पक्ष को ही उजागर किया है। इसमें न केवल मनु की छवि को आघात पहुंचा है, अपितु भारतीय धर्म संस्कृति सभ्यता साहित्य इतिहास विशेषत्व धर्मशास्त्रों का विकृत चित्र प्रस्तुत होता है। उससे देश विदेश में उनके प्रति भ्रांति धारणाएं बनती है। धर्मशास्त्र का वृथा अपमान होता है, हमारे गौरव का हास होता है। इस लेख के उद्देश्य है मनु और मनुस्मृति की वास्तविकता का ज्ञात करना, सही मूल्यांकन करना, इस संबंधी भ्रांतियों को दूर करना और असत्य को सत्य स्वीकार करने के लिए सहमत कराना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जन्मना जाति व्यवस्था से हमारे समाज और राष्ट्र एवं हास एवं पतन हुआ है और भविष्य के लिए यह घातक भी है, किंतु इस एक परिवर्तित त्रुटि के कारण समस्त गौरवमय अतीत को कलंकित करना और उसे नष्ट भ्रष्ट करने का कथन करना भी अज्ञात अदूरदर्शिता दुर्भावपूर्ण और दुर्भव लक्ष्यपूर्ण है। यह आर्य ब्रैकेट में हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता और अस्तित्व की जड़ों से उठाग्रता के समान है। संस्कृत की सभी व्यवस्थाएं 100% खरी और सर्वमान्य नहीं होती। परिवर्ती जाति व्यवस्था की तरह आज की व्यवस्था भी पूर्ण नहीं है। यदि कोई त्रुटि आ जाए तो उसका परिमार्जन किया जा सकता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक उदार मूल मंत्र बहुत पहले से दे रखा है, यानी अस्माकम सुचिरतानी तानी तव्या उपास्थित्यानि नो इत्राणि। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है, ठीक है। अर्थात हमारे जो उत्तम आचरण है उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। इसका पालन करके हमें अनुत्तम का परित्याग करके उत्तम को बनाए रख सकते हैं। उत्तम ही सत्य है, शिव है, उसका परित्याग करना मूर्खता है। आशा है पाठक इसे पढ़कर मनु संबंधी भ्रांतियों से बच सकेंगे और मनुस्मृति के मौलिक मंतव्यों से अवगत हो सकेंगे तथा उसे ग्रहण कर सकेंगे। यह निवेदन किया था डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहब ने, जिन्होंने वो केस भी लड़ा था और इस बुक के वो राइटर भी है। और आगे वो कहते हैं मनु का विरोध क्यों, लेकिन ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और एक रिक्वेस्ट है, अगर बोलते हुए शब्द इधर उधर डगमगा गए हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि लगातार बोलते हुए शब्द इधर उधर डगमगा जाते हैं और मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ये जानने के लिए कि मनु का विरोध क्यों।